जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और आज का ये जो हमारा संपादकीय है, ये आप 5 स्टार रेटिंग वाला संपादकीय मान लीजिए। पूरा का पूरा रेलेवेंस, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो आपका GS3 के लिए, जहाँ पे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब तो ऐसे हैं कि क्वेश्चंस भी मिलाकर पूछे जाते हैं टॉपिक्स को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संपादकीय है। जब भी आपका इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को कभी भी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या फिर पर्यावरण से जोड़ के पूछा जाएगा, तो हमेशा आप इस संपादकीय से पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो ऑरेंज आप देख रहे हैं, ऑरेंज कलर के जो पेन से ये जो कलर किया गया है, ये आपका आंकड़ों के लिए किया गया है। तो हमेशा किसी भी संपादकीय में कभी भी आप इस तरीके के कलर फुल देखेंगे आप पॉइंट को, तो इस कलर से आप समझ लीजिएगा कि ये आंकड़ों को लेकर लिखा गया है। हरे रंग में वो नॉर्मल पॉइंट है, जो आपके ऊपर है कि आपको क्या इसमें से नोट करना है, नहीं नोट करना है। पूरे संपादकीय को इसके ऊपर चर्चा करने के बाद हम लोग जो लास्ट में नोट्स हैं वो देख लेंगे। इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से हमें पॉइंट बना के अपने रिवीजन के लिए और मेंस के लिए जो पॉइंट है वो यहीं से तैयार करते हुए चलना है। तो देखिए, इसमें 2 मिनट में आपको बताते हैं कि इसमें इन्होंने बताया क्या है। संपादकीय में आंकड़ों को ही ज़्यादा पेश किया गया है। उन आंकड़ों को दिखाकर ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर संकट आ रहा है। अर्थव्यवस्था में हर एक देश के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP हैं, वो किस कदर गिर रहे हैं। 2019, 2022, सन 2000 से अभी तक के जो आंकड़े वो पेश किए गए हैं। विकासशील और जो गरीब देश हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस जलवायु परिवर्तन से। तो विकसित देशों को किस तरीके से मदद करना चाहिए, उन्हें आगे आकर जलवायु परिवर्तन में विकासशील देश और जो गरीब देश हैं उनकी लड़ाई के लिए साथ आना चाहिए, उनको मदद देनी चाहिए विकसित देशों को। इसके ऊपर चर्चा की गई है और बहुत बेहतरीन तरीके से निष्कर्ष लिखा गया है, जिसमें भारत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किए गए हैं। तो चलिए अपने संपादकीय को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि ये जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, ये पूरे विश्व समुदाय के समक्ष एक गंभीर संकट के रूप में उभरा है। तो ऐसा नहीं है कि यह समस्या किसी एक देश तक सीमित है, ये वैश्विक समस्या है और सभी देशों को मिलकर इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या ये अचानक पैदा हुई है। आज भले ही विकसित और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हों, लेकिन यह जो समस्या है वो वैश्विक है। इस विकट समस्या से विकासशील देश, गरीब देश और कमज़ोर देश सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं, क्योंकि इनके पास इससे लड़ने के लिए, इससे निजात पाने की पर्याप्त क्षमता और संसाधनों का अभाव है। वे अभी इन देशों में, वे अपने देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऊपर से अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उनके लिए वो दोहरी मार जैसी हो जा रही है। क्योंकि एक तरफ उनके देश में जो खेती हो रही है, और यहाँ तक कि ये भारत भी इसी तरीके के देशों में है, क्योंकि भारत भी विकासशील देश है। तो हमें पहले, हमारे देश में अधिकतर जो है वो बारिश की वजह से आपकी खेती होती है। अभी भी सिंचाई की उचित व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है अपने देश में। तो अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ती है, बारिश में आपको एक अनियमितता देखने को मिलती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही है, तो सूखे का कारण बनेगा। सूखे का कारण बनेगा तो पहले से ही हमारे देश में जो भी एक भुखमरी की अलग समस्या है, उसको दूर करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको बाधा देखने को मिलेगा। तो ये समस्या बहुत विकट है। आगे क्या लिखा हुआ है? जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनको दोबारा से जन्म दे दिया है। तो ये समस्याएं पहले से तो बनी हुई हैं, अब और बढ़ गई हैं। इससे पैदा हुए जो आर्थिक संकट हैं, उनको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर रिपोर्टें प्रकाशित करती रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से आंकड़े हैं जो पेश किए गए हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नेचर पत्रिका, जो नेचर जर्नल है, उसमें एक प्रकाशित शोध में कहा गया है कि सन 2060 तक वैश्विक स्तर पे $4.25 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है।
आगे लिखा हुआ है कि दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण सकल घरेलू उत्पाद यानी कि उनकी जो जीडीपी है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये गिरावट दर्ज की जा रही है, इसको कुछ रिपोर्टों के माध्यम से बताया गया है, जैसे लॉस एंड डैमेज टुडे, हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग आउटपुट एंड कैपिटल में खुलासा हुआ है कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का नुकसान हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये इसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लॉस एंड डैमेज टुडे, आज जो भी हमारा नुकसान हुआ है, कैसे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज आपके जो आउटपुट है और जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, जो आपका आउटपुट है, उस पे किस तरीके से ये असर कर रहा है। तो आप चाहें तो इस रिपोर्ट को इंग्लिश में हूबहू लिख सकते हैं, नाम इसका। तो इनके हिसाब से भारत ने सन 2022 में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 8% नुकसान झेला है। देखिए एक और यहाँ पर दिया हुआ है रिपोर्ट, इनके हिसाब से ये जो आंकड़ा है इसमें बोला गया है कि मानव जनित ह्यूमन इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि मानव जनित जो जलवायु परिवर्तन है, उसके चलते पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट में लगभग 6.5% के आसपास की कमी दर्ज की गई है। तो तो मतलब ये 6.5 जितना होना चाहिए था आपका आर्थिक उत्पादन, उसमें कहीं ना कहीं 6.5% तक की गिरावट दर्ज की गई है वैश्विक स्तर पे। एक और रिपोर्ट है, उनके हिसाब से केवल 2022 में ही अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% के आसपास का नुकसान हुआ है और यह आंकड़ा अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर यहाँ से ये आंकड़ा बढ़ता है तो ये समस्या को और ज़्यादा गंभीर बना देगा। देखिए कुछ आंकड़े और इसमें दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वरना इतने आंकड़े आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी इस एडिटोरियल में आंकड़े बताए जा रहे हैं, आप उनमें से 2 या 3 अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा तो बहुत है आपके किसी भी आंसर में लिखने के लिए। फिर देखिए एक और रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क नामक रिपोर्ट में 2050 में इसमें बोला गया है कि 2050 में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावी जो 2600 शहर हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे 9 राज्य शामिल हैं। तो आप समझ भी सकते हैं कि हम लोग ये जो राज्य हैं और ख़ास करके हम लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, बगल में जो बिहार है, राजस्थान है, यहाँ पर सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बारिश पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। बारिश पे निर्भरता के साथ साथ यहाँ पे जो खेती है, ठीक है, ये सब कृषि प्रधान राज्य हैं। अब यहाँ पर अगर खेती पे असर होता है, जनसंख्या यहाँ पे भारी तादाद में है, उत्तर प्रदेश अपने पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या लेकर बैठा हुआ एक राज्य है। तो यहाँ पर अगर मौसम की मार पड़ती है और या फिर आपका सूखा जैसा स्थिति बनता है, तो सीधे सीधे यहाँ की जनसंख्या पर जो आपका खाद्य एक फूड सिक्योरिटी की जो बात होती है, खाद्य की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बहुत ही गंभीर चीज़ है अपने आप में। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लाइन नोट करने लायक है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो जलवायु परिवर्तन की चपेट में नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हम देखें तो उसमें कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सारे उद्योग आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है या फिर प्राकृतिक जीव जंतुओं पर निर्भर है। तो अगर उनके खान पान में असर आएगा तो फिर जो उनका उत्पादन है, जैसे मछली का हम सेवन कर रहे हैं, हम दूध का सेवन कर रहे हैं, तो जो हमारे मवेशी हैं उनका उत्पादन है दूध। तो अगर मवेशियों के खान पान पे असर पड़ेगा, उनके जीवनचर्या पे असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन के रूप में दूध हमें मिल रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। तो उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी असर पड़ेगा। तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आगे लिखा है कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले जो निवेशक हैं उन पर भी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते भारत समेत दुनिया भर में जिन्होंने कॉरपोरेट लोन ले रखा है वो आने वाले कुछ वर्षों में और बढ़ जाएगा। और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग यानी कि सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग
में गिरावट देखने को मिलेगी। सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि कोई देश जैसे मान लीजिए लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, तो अब वो कर्ज लेंगे कोई देश, जैसे मान लीजिए भारत कर्ज लिया, भारत कर्ज लेता है हर साल बाकी देशों की तरह। अब आपके जो कृषि क्षेत्र हैं, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अब यहाँ पर अगर समय के साथ साथ इनमें गिरावट दर्ज कर देखने को मिलता है, गिरावट दर्ज होती है, तो वो जो पैसा जो टैक्स के रूप में मिल रहा है, अन्य माध्यमों के तरीके से जरिए सरकार तक पैसे पहुंच रहे हैं, तो वो उसमें भी गिरावट दर्ज होगी। जब गिरावट उसमें भी दर्ज होगी तो सरकार जितनी लोन ले रखी है, कर्ज ले रखी है, उसको वापस कैसे कर पाएगी? तो जब वो समय पे वापस नहीं कर पाएगी, तो क्रेडिट रेटिंग जो होगी आपकी, कि आपने जो कर्ज लिया हुआ है हर एक की रेटिंग बनती है, उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि वो बोलेंगे कि ये देश ऐसा है कि ये देश की सरकार है, ये कर्ज तो ले लेती है, समय पर कर्ज अदा करने का, वापस करने का वादा भी कर देती है, लेकिन अपने कुछ निजी, अपने घरेलू कारणों की वजह से या जलवायु परिवर्तन की वजह से उन पे जो मार पड़ी हुई है, उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि उत्पादन इतना नहीं हुआ है, हमें उतना राजस्व नहीं प्राप्त हुआ है कि हम आपका कर्ज समय पे वापस कर पाएं। तो अगली बार कोई भी कर्ज देने से 5 बार सोचेगा पहले। तो इसलिए आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो भी गिरेगी। तो सॉवेरियन क्रेडिट रेटिंग, संप्रभु जो क्रेडिट रेटिंग है, वो इस तरीके से किसी भी देश की नीचे गिर जाती है, जिससे उसको आने वाले समय में कर्ज मिलना बहुत कठिन हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? देखिए आगे लिखा हुआ है कि आने वाले 26 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लोगों की कुल कमाई का 19% घट जाएगा। मतलब आपकी एक पांचवा हिस्सा जो कमाई का है वो भी घट जाएगा इसकी वजह से। भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कमाई करने वालों की कुल कमाई का लगभग 19 से 25% घट सकता है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और यहाँ पर बात हो जाए कि आपका 25% नुकसान होगा, आपका 25% घटेगा, तो आपकी मतलब कितनी बड़ी एक वैल्यू घट रही है। आगे क्या लिखा हुआ है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी महंगाई तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि देखिए डिमांड जो है खाने पीने का, फल सब्जी, इन चीज़ों की वो पूरी बनी हुई है, और उत्पादन में हो जाए कटौती, उत्पादन में कहीं ना कहीं हमें घटाव नजर आए। तो अगर उत्पादन कम होगा और जो डिमांड है वो उतनी ही बनी हुई है, चीज़ों की मांग उतनी बनी हुई है, लेकिन उत्पादन कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई देखने को मिलेगी। इसीलिए आप आए दिन फल सब्जियों में, किसी न किसी फल सब्जी में आप महंगाई की मार देखते हैं। कहीं पे कभी महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर मान लीजिए कि ओले ओलावृष्टि हो जाए, ओले गिर जाएं, कि वहाँ पर प्याज की फसल थोड़ी बर्बाद हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने अन्य राज्य जहाँ पे महाराष्ट्र से प्याज आता है, सप्लाई होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि तुरंत रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है प्याज की, प्याज का रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो सप्लाई है, जो पीछे से हमें प्याज मिलता है खाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उसके उत्पादन में घटाव होता है। जब उसके उत्पादन में हमें दिखता है कि उतना उत्पादन नहीं हुआ, तो वहाँ से जो सप्लाई हो रहा है उसमें भी कटौती होती है। जब सप्लाई में भी कटौती होती है, हमें सामान कम मिलेगा, डिमांड उतनी, मांग उतनी बनी हुई है, तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। इस तरीके से महंगाई भी बढ़ जाती है। तो आगे लिखा है कि जलवायु परिवर्तन से आपको बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जैसी गंभीर समस्याएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर फिर काफ़ी आंकड़े हैं, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा कि आपको कौन सा याद रखना है, कौन सा आपके लिए ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में विश्व में लगभग 8 करोड़ नौकरियां घट सकती हैं, या घट जाएंगी, बोला है इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ में। केवल भारत में 3 करोड़ 4 लाख नौकरियां घटने की संभावना है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में गरीबी बढ़ेगी। आने वाले 15 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक लोग गरीब हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में विश्व बैंक ने कहा कि अगले 15 वर्षों में 4.5 करोड़ भारतीय अत्यधिक निर्धनता, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी श्रेणी में जा सकते हैं। यानी अगले 15 वर्षों में 4.5 करोड़ ऐसे भारतीय हो सकते हैं जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, खान पान रहना, उसका भी खर्च नहीं उठा पाएंगे, तभी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाएंगे।
अब एक और आंकड़े क्या लिखे हुए हैं, 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक खराब मौसम के कारण भारत की वार्षिक फसल का नुकसान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.25% था। जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक स्तर पर कुल कृषि उत्पादन पर प्रति वर्ष लगभग 4 से 9% तक का नुकसान होता है, जिससे कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.5% की प्रति वर्ष हानि होती है। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े स्तर पे हमें हानि देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी लाइन है जो कि नोट करने वाली है। घटती खाद्यान्न उत्पादन क्षमता से खाद्यान्न की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जो भूखमरी का कारण बन सकती है। एक तरफ गरीबी आएगी, दूसरी तरफ आपका जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स है, उसका प्राइस कहीं ना कहीं दाम बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जब महंगाई बढ़ेगी, कमाई घटेगी, तो बहुत सारे लोग भूखमरी में दोबारा जा सकते हैं। इसी के बारे में जिक्र ऊपर WHO ने भी, विश्व बैंक ने भी किया, वर्ल्ड बैंक ने, कि अगले 15 वर्षों में 4.5 करोड़ भारतीय अत्यधिक निर्धनता की श्रेणी में जा सकते हैं। आगे अब एक लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कि वर्ष 2019 के मुकाबले भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या में 16 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह संख्या और तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2020 में 81 करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे थे। ऑक्सफैम के अनुसार जलवायु परिवर्तन की विभिन्न घटनाओं के चलते पिछले कुछ वर्षों में 2 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। तो माइग्रेशन का भी एक मुद्दा यहाँ पे छाया हुआ है, विस्थापन का, कि जहाँ पर वो बहुत दिन से मान लीजिए रह रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र लीजिए, अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो लोग अब पलायन करने पे बाध्य नहीं है, लेकिन वो अपने घर में, गांव में बहुत सालों से रह रहे हैं। वहाँ पे कोई उनको उम्मीद नहीं जग रही है, स्कोप नहीं नज़र आ रहा है कि हमारी स्थिति सुधर सकती है, समय पे हमें खाना मिल सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है। जब ये उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे, या फिर अपने पूरे सामान के साथ विस्थापित हो जाएंगे। तो इससे फिर क्या होगा, फिर वही विस्थापना वाली दिक्कत कि जब वो शहर में जाएंगे, पहले से कोई बहुत कौशल उनका डेवलप है नहीं, कौशल युक्त है नहीं वो, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं कि शहर में कोई अच्छी जगह प्लॉट खरीद के घर बनवा लें। फिर वहाँ पर क्या होगा, स्लम बनेगा, झुग्गी झोपड़ियाँ आपको नज़र आने लग जाएंगी। तो सारी दिक्कतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्ष 2000 से अब तक सूखा, बाढ़ और जंगल में आग लगने की वजह से 12.5 लाख के आसपास लोगों से अधिक की मौत हुई है, तथा सवा चार सवा चार अरब लोग, 420 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए लिखा हुआ है कि अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही बरकरार रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया गरीबी, आय की असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी, खाद्यान्न संकट और भुखमरी से जूझती नजर आएगी। गरीबी, आय में असमानता और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दुनिया की करीब 3 अरब आबादी पोषक आहार, जो न्यूट्रिशियस फूड है, उसकी पहुंच से दूर हो जाएगी, जिससे दुनिया में कुपोषण जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अकेला, जब ये किसी अकेले देश की दिक्कत नहीं है, तो किसी अकेले देश की भी ये सामर्थ्य में नहीं है कि वो इस वैश्विक समस्या को अकेले हल कर पाए। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। भविष्य में जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु उन्नत तकनीक और पर्याप्त वित्तीय संसाधन की जरूरत होगी। तो फाइनेंस और पैसे की भी उतनी ही ज़रूरत होगी जितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। विकसित देशों को गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए, अन्यथा गरीब देश जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से निपटने और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उससे बाधित रहेंगे। यह सच है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित राष्ट्र ही जिम्मेदार हैं। भारत को केंद्र, अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सुझाव दिया गया है कि भारत को केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पर जो आपदा बजट है आपका, जो डिजास्टर बजट है, उसका अपना वार्षिक बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए। और जो ग्रीन इकोनॉमी है, हरित अर्थव्यवस्था, उसको बढ़ावा देना चाहिए। कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी आप बहुत आए दिन एग्जाम्पल सुनते आ रहे होंगे कि कहीं पे ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से बसें चलनी शुरू हो गई हैं। कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रही हैं, सोलर एनर्जी को अपना रही हैं, ताकि जो कोयले का एक तरीके से उत्सर्जन है, कोयले को जलाने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, उसको कम किया जा सके।
क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उनका उत्सर्जन कम होगा पर्यावरण में, तो इससे जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो हम लोगों की तरफ से मानव जनित ह्यूमंस इंड्यूस्ड जो कार्बन उत्सर्जन है, कोल इमिशन है, वो कहीं ना कहीं उसमें कटौती करने पे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। तो इस तरीके से पूरा आपका एक प्लान बनता है हरित अर्थव्यवस्था को लेकर। अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा जाएगा। तो इस पूरे संपादकीय में कोशिश ये की गई है कि अगर हम मानवीय चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं इस समस्या का, तो हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के हिसाब से इस समस्या को दिखाएं, ताकि लोग अपने पैसे और हर देश, हर सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अगर चिंतित हो जाती है, चिंता जाहिर करती है, तो कहीं ना कहीं वो इस समस्या से लड़ती हुई नजर आएगी। चलिए एक बार हम कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट। तो यह एक वैश्विक समस्या है, ठीक है। इस विकट समस्या से विकासशील ठीक है, विकासशील, गरीब और कमजोर देश सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। कारण क्या है कि उनके पास पर्याप्त क्षमता और संसाधनों का अभाव है। जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। एक रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र है, लॉस एंड डैमेज टुडे, हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग आउटपुट एंड कैपिटल में खुलासा हुआ है कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का नुकसान हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप कोई और भी वो ले सकते हैं, डेटा आंकड़ा ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा आप लोगों के लिए कि 3 से 4 भी अगर आप आंकड़ों को याद करके बार बार रिवाइज करके उसको किसी भी आंसर में लिखते हैं तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन बनेगा और निश्चित तौर पे आप एक अच्छे नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन की चपेट में ना आया हो, या फिर आप इसको घुमा के लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है अर्थव्यवस्था का जो इस जलवायु परिवर्तन की समस्या की चपेट में ना आया हो। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है उसमें कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं। घटती खाद्यान्न उत्पादन क्षमता से खाद्यान्न की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी जो भूखमरी का कारण बन सकती है। अब निष्कर्ष या सुझाव क्या है साथ में देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। जो विकसित देश हैं उनको सहायता करनी पड़ेगी गरीब और विकासशील देशों की, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये देश जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से निपटने और आर्थिक विकास की प्रक्रिया से बाधित रह जाएंगे। भारत को केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा बजट का अपनी वार्षिक बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए और हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा जाएगा। तो ये हम लोगों का पूरा होता है आज का संपादकीय। एक अच्छी चर्चा रही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो पे। इसी तरीके संपादकीय चर्चा होती रहेगी। आपकी तरफ से जो भी सुझाव है, आपको जो भी पॉइंट समझ में आते हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक दूसरे से हमें सीखने का हमेशा मौका मिलता है और एक दूसरे से हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।